Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel Zoom Knowledge. I am Nikita Sharma and today I am going to explain you class 9th Beehive book English का chapter number 4 A Truly Beautiful Mind. स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत ही हमारे ग्रेट और रिप्यूटेड साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो 14 मार्च एंड 1879 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जर्मन सिटी उल्म की सिटी में, जर्मन की एक सिटी थी ULM, उल्म में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, मतलब बिना किसी सूचना के कि वो महानता की ओर अग्रसर है, मतलब हमेशा ग्रेटनेस के लिए वो डिस्टाइन है। डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस मतलब कि जो हमेशा महानता की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, बिना किसी इंडिकेशन के वो महानता की ओर बढ़ते जाते थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज फ्रीक, और इसके अगर अपोजिट देखा जाए तो एल्बर्ट की मदर को क्या लगता था कि एल्बर्ट क्या है, फ्रीक है। ठीक है, फ्रीक का मतलब होता है अनयूजुअल। फ्रीक यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है अनयूजुअल, जो बिल्कुल असामान्य है। ठीक है, कि वो मतलब बाकी लोगों की तरह नहीं है, बाकी लोगों की तरह वो बिहेव नहीं करता। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर के लिए जो एल्बर्ट का सिर था वो बहुत बड़ा दिखता था, मतलब उनके लिए उसका सिर बहुत बड़ा था। ठीक है, फिर सेकेंड पैराग्राफ है, एट द एज ऑफ 2.5, मतलब जब वो 2.5 साल के थे, 2.5 एज के थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। तो 2.5 साल के होने के बावजूद भी आइंस्टाइन नहीं बोल पाए थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. अब जब फाइनली उन्होंने बोलना सीखा ही तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। ठीक है, uttered का मतलब होता है बोलना, और हर चीज़ को वो 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो what to do with other children. आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि बाकी बच्चों के साथ कैसे घुलना मिलना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट्स थे जो उनके साथ खेलते थे वो उनको क्या क्या बुलाते थे ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो इसलिए वो जो छोटा बच्चा था आइंस्टाइन, उसने अपने आप ही सब कुछ खेला के लिए खेलते थे वो। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। उनको खासकर किसके साथ खेलना पसंद था, मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना पसंद था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज़ सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अब उनकी जो एक सिस्टर है, बिल्कुल न्यूबॉर्न होती है, नवजात होती है वो बिल्कुल ही, जिसका नाम क्या होता है, माजा, MAJA, माजा। ठीक है, तो अपनी वो न्यूबॉर्न सिस्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ पे हैं। तो वो ये क्वेश्चन करते हैं। A headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. अब एक बार क्या होता है, जो आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर होते हैं वो उनके फादर को बताते हैं कि ये कोई से भी प्रोफेशन को चूज़ कर ले, किसी भी काम को चूज़ कर ले, कोई भी सब्जेक्ट ले ले, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता। तो ये उसके आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के फादर को बोला। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब आइंस्टाइन 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू डू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड आर्मेचर वायलिनिस्ट। अब बाद में वो क्या बने, आर्मेचर वायलिनिस्ट बने। ठीक है, आर्मेचर का मतलब क्या होता है, शौक जिसे बोलते हैं, जो अपने प्रोफेशन से ज़्यादा अपने पर्सनली इंजॉय करे किसी चीज़ को, वो आर्मेचर होता है। ठीक है, तो उनका जो वायलिन बजाना था वो उनका शौक बन चुका था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, तो उन्होंने ये जो उनकी स्किल थी, जो उनकी क्षमता थी, कुशलता थी, उसको उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के लिए बरकरार रखा। फिर है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बुरा आदमी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, मतलब वो जो थे उनका हाई स्कूल में एडमिशन हुआ, कहाँ पे, म्यूनिक में। तो उनका एडमिशन हो गया म्यूनिक में। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड अवे व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो म्यूनिक में ही उनकी जो फैमिली थी वो चली गई थी जब आइंस्टाइन कितने ईयर्स के थे, कितने मंथ्स के थे, आइंस्टाइन तब 15 मंथ्स के थे जब उनकी फैमिली म्यूनिक चली गई थी। तो वहाँ पे भी उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स को स्कोर किया।
आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। अब यहाँ पे रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? रेजिमेंटेशन का मतलब होता है जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते हैं, बिल्कुल कड़ा जो अनुशासन होता है ना, उसे रेजिमेंटेशन बोलते हैं। तो आइंस्टाइन को जो वो स्कूल का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो अक्सर अपने टीचर्स के साथ कभी कभी झगड़ा भी करते थे। क्लैश्ड मतलब होता है झगड़ा करना। At the age of 15, Einstein felt so stifled that ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। अब जब 15 साल के थे तो आइंस्टाइन इतना स्टिफल्ड हो गए थे। स्टिफल्ड का मतलब होता है सफोकेटेड फील करना, मतलब बहुत ज़्यादा ही अपने आप को ना दम घुटा हुआ महसूस करना, ऐसा बहुत सफोकेटेड फील करना। तो जब 15 साल के थे आइंस्टाइन अपने आप को बहुत ही सफोकेटेड फील करते थे, इतना फील करते थे कि उन्होंने वो जो भी स्कूल था उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलन। ठीक है, जो अब लास्ट ईयर जो आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे। ठीक है, मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन्स विद रिलेटिव, उन्होंने अपने बेटे को रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया, रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी वेयर विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिक। मतलब कि अब कुछ बहुत सारे उन्होंने डिस्कशंस किए, बहसें हुई, तब आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि वो जो जर्मन का भाषा वाला जो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, वहाँ पे अपनी वो और पढ़ेंगे। ठीक है, और वो जो शहर था वो बहुत ज़्यादा ही लिबरल था मुनिक से। लिबरल का मतलब क्या होता है? उदार था, मतलब जहाँ पे वो विलिंग टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे वो चीज़ों को समझ सकते थे और बाकी ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट देते थे, उदार थे जहाँ पे वो। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी एजुकेशन को, शिक्षा को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। अब आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा ही ना मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ही गिफ्टेड थे। ठीक है, गिफ्टेड का मतलब होता है स्किल्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे वो, और फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था उनका। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक में अपनी स्टडी को करेंगे, यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक में। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउथ हैक। ठीक है, लेकिन साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो उस यंग मैन को, जो जवान लड़के को, जिसकी जो मूछें थी, मस्टैक का मतलब होता है मूछें, जिसकी मूछें किसकी तरह थी? वॉलरस की तरह थी। वॉलरस एक सी हॉर्स को कहते हैं। ठीक है, समुद्र में रहने वाला घोड़ा होता है वॉलरस। तो वो कहते हैं सिर्फ उसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, बाकी सब्जेक्ट्स में भी था, बाकी चीज़ों में भी था। ठीक है, जिसकी मूछें किसकी जैसी थी? वॉलरस की जैसी थी। तो ये देखो, ये उसकी 21 जब वो एज के थे तब की है, और ये जब वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गए तब की उनकी पिक्चर है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 7। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मेलिवा मैरिक। ठीक है, मेलिवा मैरिक। तो उनकी एक फ़ेलो थी उनकी एक फ़ेलो थी मेलिवा मैरिक। उसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, वो स्पेशल इंटरेस्ट उसमें लेने लगे। और उसको वो कैसी लगती थी मेलिवा मैरिक? क्लेवर क्रिएचर, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट लगती थी, इसका मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। अब ये जो लड़की थी, ठीक है, मिलेवा मैरिक, ये सर्ब से स्विट्ज़रलैंड में आई थी। ठीक है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ये जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक, यहाँ पे वुमेंस को डिग्रीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे वुमेंस को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इनको भी डिग्रीज़ दी जाए। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। मतलब जो आइंस्टाइन थे वो उनकी जो एली थी। ठीक है, अब सबसे पहले तो एली का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे वर्ड है एक ALLY। एली का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, दोस्त जिसे हम बोलते हैं। तो जो ये थी आपकी आइंस्टाइन थे, तो उन्होंने वो जो लड़की थी एली थी, उनकी जो फ्रेंड थी, उसमें उनको लगा कि वो जो लोग कला संगीत वगैरह के जो लोग खिलाफ हैं उनको वो पसंद नहीं करती, ऐसा आइंस्टाइन को उनको देख के लगा। ठीक है, फिलिस्टाइंस का मतलब क्या होता है? तो फिलिस्टाइंस का मतलब होता है जो लोग
किसी भी आर्ट को या किसी म्यूज़िक को या लिटरेचर को पसंद नहीं करते, वो फिलिस्टाइंस होते हैं। तो आइंस्टाइन को लगा कि वो जो लड़की है मिलीवा मैरिक वो फिलिस्टाइंस लोगों के अगेंस्ट थी, मतलब जो लोग म्यूज़िक को पसंद या आर्ट को या लिटरेचर को पसंद नहीं करते उनके वो अगेंस्ट थी। ठीक है, फिर उसके बाद दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स। एट ओड्स का मतलब होता है सहमत, असहमत होना, नॉट एग्री। ठीक है, एट ओड्स है यहाँ पे, इसका मतलब होता है नॉट एग्री। तो उनके परिवार में या उनके स्कूल में से कई लोग थे जिनसे वो मतलब हमेशा असहमत रहते थे। द कपल फेल इन लव, letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on a relatively to be victorious conclusion. मतलब क्या होता है कि अब वो अपने आप जो मिलीवा मैरिक और आइंस्टाइन वो अपने अफेक्शन को एक दूसरे को लेटर्स लिख के अपने अफेक्शन को शो करते थे। और आइंस्टाइन ने लिखा था एक बार लेटर में कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि जब हम दोनों अपने जो काम है उसको विक्टोरियस कंक्लूजन पे लेके जाएंगे, यानी कि बहुत ही विजयात्मक निष्कर्ष पर लेके जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 ईयर्स के थे आइंस्टाइन, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो वो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो गए थे एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो बेरोज़गार थे, उनके पास अभी कोई काम नहीं था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. अब क्या होता है फाइनली, पहले वो कैसे काम करते थे एज अ टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है, प्राइवेट लेसन्स वो देते थे, लेकिन 1902 में फाइनली उनको एक जॉब मिल गई जो कि बहुत सिक्योर जॉब थी एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। ठीक है, कहाँ पे, पेटेंट ऑफिस, बर्न में एक पेटेंट ऑफिस है। पेटेंट का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी इन्वेंटर को इन्वेंशन करने की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, कि अब आप लोग कि कोई इन्वेंट कर सकते हो, तो वो ऐसे वो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे। वेल ही वॉज सपोज टू बी असिस्टिंग अदर्स पीपल इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। अब लेकिन जो आइंस्टाइन थे ना, वो बाकी लोगों के इन्वेंशंस को देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते थे, मतलब उनको दूसरे में ज़्यादा जांचने की, इन्वेंशंस को जांचने की ज़्यादा आदत थी। ठीक है, और अपनी वो जितनी भी चीज़ें थी, अपने जितने भी सीक्रेट्स थे उनको वो सीक्रेट रखते थे, गोपनीय रखते थे। Einstein was actually developing his yoga. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of the Theoretical Physics. अब उन्होंने मजाक में काम करते करते जो मेज का दराज होता है ना, जो डेस्क ड्रॉर होता है, उसको उन्होंने मजाक में क्या कहा कि ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स, यानी कि जो हमारी थियोरेटिकल फिज़िक्स है उसका ये ब्यूरो है। ठीक है, ये कहकर उसने उनको जो ड्रॉर था उसको सिग्निफाई किया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंसेज आर नॉट ऑब्सोल्यूट। मतलब अब उनकी डिस्कवरीज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो क्या है, 1905 में आइंस्टाइन की जो बहुत ही फेमस, उन्होंने बहुत सारे अपने सिद्धांत को दिया, बहुत सारे सिद्धांतों को उन्होंने दिया, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को प्रूव किया। ठीक है, उन्होंने टाइम डिस्टेंस के बारे में बताया। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast related to the other. मतलब फिर उन्होंने ये शो किया कि जो दो घड़ियाँ होती हैं उसमें, ठीक है, तो एक ज़्यादा तेज़ चलती है, एक कम तेज़ चलती है। फ्रॉम इज फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। फिर उन्होंने वर्ल्ड का जो हमारा बहुत ही फेमस फार्मूला है E=mc², ये फिज़िक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो उन्होंने ये फार्मूला दिया। अब E=mc² किसके बीच में रिलेशन बताता है हमको, मास और एनर्जी के बीच में। यहाँ पे जो E है वो डिनोट करता है एनर्जी को, यहाँ पे जो आपका E है वो डिनोट करता है एनर्जी को। ठीक है, सॉरी, E डिनोट करता है एनर्जी को, M यहाँ पे डिनोट करता है मास को, और यहाँ पे जो C है, जो यहाँ पे C है वो किसको डिनोट करता है, तो वो डिनोट करता है लाइट की स्पीड को। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है ना, ये उसको डिनोट करता है। और जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, अप्रॉक्स
300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी लगभग होती है, तो ये अप्रोक्स है। तो इन्होंने E=mc² दिया। ये मोस्ट ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फिज़िक्स का। E एनर्जी को डिनोट करता है, M मास को, और C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो उन्होंने ये फार्मूला दिया था एनर्जी मास के बीच में रिलेशन बताने के लिए। फिर उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 10। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। अनरेवलिंग का मतलब होता है असफल होना। अनरेवलिंग का मतलब होता है, यहाँ पे है अनरेवलिंग, इसका मतलब होता है असफल होना, स्टार्टिंग टू फेल, ठीक है। अब जैसे कि आइंस्टाइन अपनी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे थे फिजिक्स में, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, जो प्राइवेट लाइफ थी, वो उनकी अनरेवलिंग हो रही थी, यानी कि फेल होती जा रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़ बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। अब जो एल्बर्ट थे, वो जो मिलीवा थी, उनसे मैरी करना चाहते थे, मैरी होना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर जो थी वो उसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलीवा हु वाज 3 years older than her son was too older for him। क्यों खिलाफ थी वो? क्योंकि वो सोचती थी कि जो मिलीवा है वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है और उससे बहुत बड़ी है, ठीक है, मतलब आइंस्टाइन से काफ़ी बड़ी थी वो। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मलीवाज इंटेलिजेंस। अब उनको जो मलीवा की बुद्धिमत्ता है ना, उससे भी वो परेशान थी। शी इज़ बुक लाइक यू हिज मदर सेड। वो आइंस्टाइन की मदर कहते हैं कि वो जो मलीवा है वो तुम्हारे लिए किताब की तरह है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो आइंस्टाइन क्या करते हैं, अब उन्होंने जो उनकी शादी उसको टाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 में अब उन्होंने फाइनली वो शादी कर लेते हैं एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे होते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद, द मैरिज फाल्टर्ड। अब कुछ समय बाद क्या होता है, जो उनकी मैरिज है वो फाल्टर्ड हो जाती है, यानी कि फाल्टर्ड का मतलब होता है बिकम वीक, कि अब वो कमज़ोर पड़ जाती है उनकी शादी, ठीक है। मिलीवा मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। तो जो मिलीवा है वो अपनी जितनी भी ह्यूमन के माइंड से जो रिलेटेड डिज़ायर होती है ना, जितनी भी इच्छाएँ होती हैं ह्यूमन से रिलेटेड, उसको वो खो देती है। इंटेलेक्चुअल एम्बिशन का मतलब होता है जो ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी आपकी होती है ना डिज़ायरनेस, ठीक है, आकांक्षाएँ, उसको वो खो देती है और एक अनहैप्पी हाउस वाइफ की तरह रहती है। अब कुछ साल लगातार झगड़े होने की वजह से जो आइंस्टाइन और मिलीवा थी वो फाइनली डिवोर्स कर लेते हैं 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। और जो आइंस्टाइन थे वो मिलीवा की जो कज़न थी एल्सा, उससे उसी साल शादी कर लेते हैं। फिर है पैराग्राफ नंबर 12। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। अब आइंस्टाइन का एक नया अध्याय शुरू होता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड फेमस रिकॉर्ड बनाने का। 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। अब 1915 में उन्होंने क्या करा, अपनी एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी के बारे में हमको बताया, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में उन्होंने व्याख्या करी पूरी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूव दैट इट वाज एक्यूरेट। अब उन्होंने सन के एक्लिप्स के बारे में बताया 1919 में, ठीक है, तो वो बिल्कुल उनका सही गया था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आइंस्टाइन ने ये पहले ही बता दिया था और सही बताया था कि जो स्टार्स हैं हमारे, उनसे जो लाइट आती है ना, फिक्स्ड स्टार से जो लाइट आती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ठीक है, स्टार से जो लाइट आती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इन्होंने पहले बता दिया था और सही बताया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें एक घोषणा कर दी गई कि इनका जो काम है वो एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन की तरह है, ठीक है, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में है। ओके, फिर पैराग्राफ नंबर 13। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला फिजिक्स में 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। अब उनको भाई बहुत ही प्रशंसा मिलने लगी, ठीक है, सम्मानों का बौछार उन पर होने लगी और पूरे दुनिया से उनको इन्विटेशन मिलने लगे, और जो प्रेस थी उनसे भी उनको बहुत ज़्यादा, लॉडेड का मतलब होता है एडमायर्ड, यानी कि प्रशंसा उनकी होने लगी। फिर है पैराग्राफ नंबर 14। व्हेन द नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी 1933 आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। अब जब नाजीज जो आए थे, ठीक है, तो जो नाजी लोग जब सत्ता में आए थे तो आइंस्टाइन अमेरिका में चले गए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए।
5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो जब 5 साल बाद जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो डिस्कवरी हुई थी, जो आविष्कार हुआ था बर्लिन में, उसमें जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा अप्रोर पे थे। ठीक है, अप्रोर का मतलब बहुत ज़्यादा ही वेरी अपसेट जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, निराश थे, परेशान थे बहुत ज़्यादा। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। अब क्या होता है, उनमें से कुछ ने तो जो आपका फ्रांसिस थे उनको उन्होंने त्याग दिया, जैसे कि आइंस्टाइन ने छोड़ दिया था। ठीक है, और अब उनको डर था कि कहीं नाजीज जो है वो एटॉमिक बॉम्ब ना बना लें और ना उसका यूज़ कर लें, अब उनको ये डर था। फिर उसके बाद एट द अर्जिंग ऑफ अ कोलीग, अब किसी कोलीग कहते हैं जो सहपाठी होते हैं हमारे, ठीक है, फ्रेंड वगैरह, उनके फोर्स करने पर आइंस्टाइन ने लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कब लिखा था? 2 अगस्त 1939। 2 अगस्त 1939 को उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने वार्निंग दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो आइंस्टाइन ने उसमें वार्निंग दी थी कि अगर इस टाइप का कोई भी बॉम्ब यूज़ हुआ, ठीक है, तो उससे पूरा जो पोर्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके साथ साथ कुछ टेरिटरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो उन्होंने ये एज अ वार्निंग दी, एज अ उन्होंने चेतावनी दी। ठीक है, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। अब उनके जो वर्ड्स थे, उनका जो प्रभाव था वो असफल नहीं हुआ। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। तो 1945 में क्या करते हैं, जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने भी सीक्रेटली अपना ये एटॉमिक बम बना लिया और उसको जापान की जो सिटीज़ हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर फेंक दिया अगस्त 1945 में। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 16, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टाइन ना पूरा एक कहते हैं ना पूरे गंभीर रूप से हिल गए थे इतना नुकसान देख के, इतना विनाश देख के। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। अब इस टाइम उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन का पब्लिक मिसिव है उसमें उन्होंने लिखा, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब उसमें उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया, ऐसा उन्होंने कहा कि भैया वर्ल्ड गवर्नमेंट का गठन होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन अनएंडिंग टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। मतलब क्या होता है, अब जैसे उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा तो उसका कुछ इफेक्ट हुआ, लेकिन इस वाले जो उन्होंने लिखा था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगले 10 सालों में, डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यहाँ पे है ना डिकेड, तो इसका मतलब होता है 10 साल का जो पीरियड होता है। तो लेकिन अगले 10 सालों में वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, राजनीति में आ गए, और उन्होंने शास्त्रों को बनाने के लिए और उनकी शास्त्रों को कंप्लीट करने के उन्होंने अभियान चलाए। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में शांति के लिए और भाई हमारे डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो लोगों की गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे इंडिया में है ना प्रजातंत्र, गवर्नमेंट गवर्न बाय द पीपल, तो वो होता है डेमोक्रेसी। तो उन्होंने शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत सारे आंदोलन चलाए, आंदोलन नहीं मतलब अभियान चलाए। फिर इसके बाद है आइंस्टाइन डाइड इन 1955। अब आइंस्टाइन की डेथ हो जाती है 1955 में, जब वो कितने ईयर्स के थे, 76 ईयर्स के थे वो, तो 76 ईयर्स के थे और उनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन्स एज मच ऑफ द साइंटिफिक जीनियस। तो वो जो डे है वो एज अ कैसे मनाया जाता है, विजनरी। विजनरी का मतलब होता है जो लोग फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं इंटेलिजेंट वे में, ठीक है, ओरिजिनल और इंटेलिजेंट वे में, तो एज अ विजनरी मनाया जाता है वो। एंड वर्ल्ड सिटीज़न एज मच एज ग्रेटर साइंटिफिक जीनियस, और पूरा वर्ल्ड सिटीज़न मनाता है, ठीक है, जैसे कि बहुत ही उस साइंटिफिक जीनियस की याद में, ठीक है, बहुत ही ग्रेट जीनियस हमारे वो साइंटिस्ट थे। सो ये आपका पूरा चैप्टर था जो हमने कवर किया, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसमें हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में देखा और किस तरह से वो बुलंदियों पर चढ़ते गए, ठीक है, जहाँ उन्होंने अच्छे से बोलना भी नहीं सीखा था और कहाँ वो एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में हमारे सामने उभर कर आए थे।
ये आपका चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपकमिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।